गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने फिक्स अप्लायंस का पैसिव पार्ट पढ़ा था, मतलब जो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आज हम एक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। पैसिव अप्लायंस बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था ब्रैकेट के। अब हम एक्टिव कंपोनेंट पढ़ेंगे जो एक्चुअली फोर्स लगा रहा है टिप की मूवमेंट के लिए और माल ओक्लूजन को करेक्ट कर रहा है। सो एक्टिव कंपोनेंट में फर्स्ट इज आर्च वायर। ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर, बेसिकली जो हम आर्च वायर प्लेस करते हैं वो हमारा एलिवुलर और डेंटल आर्च के जैसा ही होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी शेप का होगा, यू हॉर्स शू शेप का, जो हम डेंटल ब्रेसेस के साथ यूज़ करते हैं इस आर्च वायर को ब्रेसेस के साथ, ताकि ये फोर्स लगाए और इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करे। क्या है, ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर हम एलिवुलर और डेंटल आर्च के शेप के हिसाब से यूज़ करते हैं ब्रेसेस के साथ, ताकि ये फोर्स लगा के इरेगुलरिटीज़ को ट्रीट करे। ओके, देन हम चलते हैं आर्च वायर की क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में अगर हम मटेरियल के बेसिस में देखें तो आर्च वायर हमारा गोल्ड की हो सकती हैं, गोल्ड अलॉय, स्टेनलेस स्टील का आर्च वायर हो सकता है, निकल टाइटेनियम अलॉय की आर्च वायर हो सकती है, बीटा टाइटेनियम अलॉय की आर्च वायर हो सकती है, देन कोबाल्ट क्रोमियम निकल अलॉय की आर्च वायर हो सकती है, या ओपीफ्लेक्स आर्च वायर हो सकती है। क्या है, गोल्ड की, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट क्रोमियम, निकल टाइटेनियम, बीटा टाइटेनियम एंड ओपीफ्लेक्स आर्च वायर। और क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे अगर हम आर्च वायर को देखें तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे ये राउंड हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है एंड मल्टी स्टैंडर्ड से। क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे आर्च वायर राउंड, स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर, ये ट्विस्टेड और ये कोएक्सियल। ओके, देन अब हम ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर की स्पेशल रिक्वायरमेंट की तरफ चलें तो कैसी होनी चाहिए आर्च वायर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्प्रिंग बैक, मतलब इलास्टिक डिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे हमने उसको छोड़ा था वो उसी पोजीशन में वापस जाके कन्वर्ट हो जाए, इस चीज़ को हम स्प्रिंग बैक कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन ऑफ अ वायर। ठीक है, आर्च वायर का हाई स्प्रिंग बैक होता है। ठीक है, आर्च वायर का स्प्रिंग बैक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका रेंज ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। स्प्रिंग बैक को हम इलास्टिक डिफ्लेक्शन भी कहते हैं वायर का। आर्च वायर ये इसमें बहुत स्प्रिंग बैक होता है ताकि वो उसका रेंज ऑफ एक्शन बढ़ जाए। स्टिफनेस, अगर स्टिफनेस कम होगी तो वो लोअर फोर्स प्रोवाइड करेगा, बट ओवर टाइम तक कांस्टेंट। बेसिकली क्या है कि स्प्रिंग बैक बेसिकली क्या है, ये इलास्टिक डिफ्लेक्शन है वायर का। ठीक है, आर्च वायर का हाई स्प्रिंग बैक होना चाहिए क्योंकि उसका रेंज ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। ओके, देन हम स्टिफनेस, जितनी कम स्टिफनेस उतना ही कम फोर्स लगेगा, बट वो कांस्टेंट लगेगा, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा सेम फोर्स। अब फॉर्मेबिलिटी की बात करें तो ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर की हाई फॉर्मेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हम आर्च वायर को एक डिज़ायर्ड शेप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकें। ओके, अब रेजिलियंस, हाई रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, जो वर्किंग रेंज होती है अप्लायंस की वो बढ़ जाती है, कि इतने टाइम तक हम अप्लायंस को यूज़ कर सकते हैं। अब बायोकम्पैटिबिलिटी और एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर हमारा रेजिस्टेंट होना चाहिए, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, टार्निश कोरोजन से, और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ओके, जॉइनेबिलिटी की बात करें तो ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर को हम सोल्डर्ड और वेल्डर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वायर अमेनेबल होनी चाहिए सोल्डरिंग और वेल्डिंग के। फ्रिक्शन की बात करें तो वायर का फ्रिक्शन कम होना चाहिए। कहाँ पे फ्रिक्शन कम होना चाहिए, जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम वायर प्लेस करते हैं तो ब्रैकेट वायर इंटरफेस पे हमारा फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो बहुत अनड्यू स्ट्रेन और फोर्स और एंकरेज लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से टिथ मूवमेंट लिमिट हो जाएगी। ओके, ज़्यादा फोर्स लगने से टिथ मूवमेंट लिमिट हो जाएगा। देन हम चलते हैं ऑर्थोडोंटिक आर्च वायर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। गोल्ड एंड गोल्ड अलॉय का हो सकता है, अभी हमने पढ़ा कौन सा मटेरियल। देन एक्सेसिव एक्सीलेंट फॉर्मेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, देन एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू टार्निश कोरोजन, स्प्रिंग बैक कम होना चाहिए, हमने अभी पढ़ा हाई डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और हमारा प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या होता है, आर्थोडोंटिक आर्च वायर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड का है, जिस वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा है। देन स्टेनलेस स्टील में बात करेंगे अगर हम, तो स्टेनलेस स्टील, अभी हमने गोल्ड की बात करी थी,
तो स्टेनलेस स्टील में हम देखें तो किस चीज़ का बना होता है, ऑस्टेनसाइड स्टील 18 स्टेनलेस स्टील, जिसका एडिक्वेट स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और फॉर्मेबिलिटी होती है। ओके, उसका स्ट्रेंथ, स्टील है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रेजिलियंस, फॉर्मेबिलिटी एडिक्वेट है, स्प्रिंग बैक भी इसका एडिक्वेट है, जैसे कि हमने अभी गोल्ड में पढ़ा था उसका हाई था, इसका एडिक्वेट है, ये बायोकम्पैटिबल है और इकोनॉमिकल है, हाई कॉस्ट नहीं है इसकी। देन बीटा टाइटेनियम अगर हम देखें आर्च वायर, तो बीटा टाइटेनियम हमारा गोल्डबर्ग और बर्स्टोन ने दी थी, गोल्डबर्ग और बर्स्टोन ने। इसका ट्रेड नेम है टीएमए वायर। ओके, इसका हाई रेंज ऑफ एक्शन और स्प्रिंग बैक होता है। इससे हम, क्योंकि इसका फॉर्मेबिलिटी बहुत हाई है, तो मतलब किसी भी कन्फिग्रेशन शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो लूप और हेलिक्स बहुत आसानी से बन सकते हैं। इसको हम वेल्डेड कर सकते हैं बीटा टाइटेनियम को। ओके, नेक्स्ट मटेरियल इज निकल टाइटेनियम अलॉय। निकल टाइटेनियम अलॉय की बात करें तो ये हमारे विलियम आर बकलर ने दिया था नेवल ऑर्डिनेंस लेबोरेटरी में। किसने दिया था? विलियम आर बकलर ने, नेवल ऑर्डिनेंस लेबोरेटरी। ठीक है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? बाय एंड्रेसन 1971 में। ठीक है। तो निकल टाइटेनियम को हम नाइटिनॉल भी कहते हैं, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, शेप मेमोरी के बारे में इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी सुपर इलास्टिसिटी और शेप मेमोरी प्रॉपर्टी है। इसमें एक मेमोरी रहती है कि कौन सी पोजीशन पे इसको स्ट्रेच किया गया था, तो ये उसमें वापस कन्वर्ट हो जाता है। हाई स्प्रिंग बैक होता है नाइटिनॉल का, स्टिफनेस कम है, और इसको हम सोल्डर्ड एंड वेल्डेड नहीं कर सकते, ये अमेनेबल नहीं है सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग के लिए। ओके, देन हम अब चलते हैं कोबाल्ट क्रोमियम निकल अलॉय के बारे में। तो कोबाल्ट क्रोमियम निकल अलॉय जो है उस अवेलेबल है एज एलजी लॉय। ओके, एलजी लॉय के फॉर्म में अवेलेबल है। कोबाल्ट क्रोमियम निकल अलॉय का अगर हम देखें तो उसका भी स्प्रिंग बैक, फॉर्मेबिलिटी, बायोकम्पैटिबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी हैं ये एडिक्वेट होती हैं। ठीक है। फॉर्म किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है, बायोकम्पैटिबल, रेजिस्टेंस टू टार्निश करोजन, स्प्रिंग बैक, डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कि वो वापस अपनी पोजीशन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। टाइप ऑफ एलजी लॉय, तो ये 4 टेम्पर्स के बेसिस में अवेलेबल है, मतलब कितना लेवल ऑफ रेजिलियंस है। फर्स्ट ब्लू एलजी लॉय होता है जो कि सॉफ्ट होता है, मतलब उसको हम फिंगर एंड प्लायर से हम इजीली बेंड कर सकते हैं। देन येलो एलजी लॉय होता है जो डक्टाइल होता है। ठीक है, डक्टाइल है, और ब्लू एलजी लॉय के कंपैरिजन में रेजिलियंस उसकी ज़्यादा है। ओके, यहाँ तक पता चल गया। ब्लू सॉफ्ट है, येलो डक्टाइल है, रेजिलियंस ज़्यादा है ब्लू से। ग्रीन एलजी लॉय हमारा सेमी रेजिलियंट है, मतलब ये येलो वाले से ज़्यादा रेजिलियंट है। ठीक है। रेड एलजी लॉय रेजिलियंट, ये सारी जो हमने वायर्स देखी उनमें सबसे एलजी लॉय में सबसे रेजिलियंट हमारा रेड एलजी लॉय है। ब्लू सॉफ्ट, येलो डक्टाइल और ब्लू से ज़्यादा रेजिलियंट, ग्रीन येलो से ज़्यादा रेजिलियंट है, रेड ग्रीन से भी ज़्यादा रेजिलियंट है, सबसे रेजिलियंट वायर। देन ऑप्टीफ्लेक्स आर्च वायर जो हमारी लास्ट है, ये हम पढ़ते हैं, ये हमारे एमएफ टालारास ने दिया था। ओके, ऑप्टीफ्लेक्स वायर एमएफ टालारास ने दिया था 1922 में। किसने दिया था? एमएफ टालारास। ओके, इसको हम कंपेयर कर सकते, कंपोज बेसिकली ऑप्टीफ्लेक्स किसका बना होता है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोर का है बना। ठीक है, जो वायर को रेजिलियंसी देता है। ओके, एमएफ टालारास ने दिया 1922 में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, रेजिलियंसी और फोर्स दे रहा है वायर को। बहुत एस्थेटिक है ऑप्टीफ्लेक्स, बहुत एस्थेटिकली गुड है। इसको हम सोल्डर्ड, वेल्डर्ड, बैंड नहीं प्लेस कर सकते। ओके, तो सिंपल है, ऑप्टीफ्लेक्स एमएफ टालारास ने दिया 1922 में। मेन चीज़ है कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, जिसकी वजह से वायर को रेजिलियंसी मिलती है, फोर्स मिलता है। ऑप्टीफ्लेक्स हाईली एस्थेटिक है, बट इसको हम सोल्डर्ड, वेल्डर्ड, वेल्डेड, शार्प बैंड नहीं प्लेस कर सकते इजीली इन दिस वायर। ओके, देन इसके बाद कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्थोडोंटिक वायर्स की। ठीक है, देन चलते हैं, जैसे कि नाइट आई है फर्स्ट। तो अगर हम इलास्टिक मॉड्यूलस देखें जीपीए में, तो वो है 41। यील्ड स्ट्रेंथ देखें तो 0.4 के अराउंड। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा नाइट आई, तो वो है 1.5। और कितने नंबर ऑफ 90 डिग्री कोल्ड बैंड बिना फ्रैक्चर के प्लेस हो सकते हैं? वो है 2। ओके,
देन बीटा टाइटेनियम इलास्टिक मॉड्यूलस इज 72, यील्ड स्ट्रेंथ 0.9 के अराउंड, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा बीटा टाइटेनियम इज 1.3, नाइट आई से देखो कम है। और कितना नंबर ऑफ कोल्ड बैंड हम दे सकते हैं बिना फ्रैक्चर के, वो है 4। और स्टेनलेस स्टील अगर हम देखें तो इलास्टिक मॉड्यूलस हमारा है वो है 179, यील्ड स्ट्रेंथ 1.6, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो ये हमारा बीटा टाइटेनियम से ज़्यादा है, ये है 2.1। कितना नंबर ऑफ 90 डिग्री कोल्ड बैंड बिना फ्रैक्चर के दे सकते हैं स्टेनलेस स्टील में, वो है 5। और कोबाल्ट क्रोमियम निकल है एक, जिसमें इलास्टिक मॉड्यूलस सबसे हाईएस्ट है 184, यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई स्टेनलेस स्टील से 1.4, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो गई 1.7, और कितना कोल्ड बैंड दे सकते हैं, ये सबसे हाईएस्ट है 8 विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, देन नेक्स्ट केस में अब हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रैकेट का सरफेस एंगल कितना होता है, एनर्जी, देन हमारा इलास्टिक स्प्रिंग्स एंड सेपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू।